राजनीति में बड़े बूढ़े कहते हैं कि नेहरू जी से लेकर और इंदिरा गांधी तक कांग्रेस का जो अक्षुण्य राज्य रहा, उसके पीछे मूल रूप से कांग्रेस के तंबू के नीचे तीन बड़े जातीय समूह वर्ग समूह इकट्ठे हुए, उसके कारण जो उसका वोट बैंक बना वो अजय जैसी स्थिति हो गई। ब्राह्मण, दलित, मुसलमान, ये एक कॉम्बिनेशन बताया जाता है कि नेहरू जी की से लेकर और इंदिरा गांधी के काल तक ये कॉम्बिनेशन कांग्रेस को चुनावी जीत की गारंटी देता रहा। ये कॉम्बिनेशन बिखरा, अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्षेत्रीय दल पनपे, कांग्रेस कमजोर हुई और स्थिति ये हुई कि कांग्रेस 89 के बाद कभी भी 272 सीट वाली अपनी सरकार नहीं बना पाई। सरकारें तो रही लेकिन अपनी 272 वाली नहीं बना पाई। अब इधर उत्तर प्रदेश से लग रहा है कि कांग्रेस ने कुछ पुराने फॉर्मूले को फिर से जीवित करने की कवायद शुरू की है। ब्राह्मण, दलित और मुसलमान, बीडीएम। राहुल गांधी ने संभल पर आक्रामक रुख अपनाया और दो जगह उन्होंने अखिलेश यादव से लीड ली। एक, संभल जाने के लिए गाजीपुर बॉर्डर पर 2.5-3 घंटे जूझे फोर्स के साथ, एक मैसेज दिया कि हम लड़ रहे हैं। और दूसरा, संभल के जो पीड़ित परिवार थे उनको अपने घर बुला के चाय नाश्ता करा के सोफे बगल में बैठाल के उनके साथ बातचीत करके एक संदेश दिया कि हम मुस्लिम पीड़ित पक्ष के साथ खड़े हैं। इन दोनों मामलों में अखिलेश यादव चूक गए, समाजवादी पार्टी चूक गई। लोकसभा में उसने संभल का मुद्दा उठाया, राज्यसभा में उठाया रामगोपाल यादव ने, लेकिन ये दो जेस्चर राहुल गांधी ने अतिरिक्त दे दिए तो लगा कि कांग्रेस आगे निकल रही है। और दूसरा झटका दलित फ्रंट पर राहुल गांधी ने दे दिया आज। वो हाथरस पहुंच गए अचानक। आज से संभवतः 3 वर्ष पहले वहां एक दलित बच्ची के साथ अपराध हुआ था, वो एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी बना था। फिर सीबीआई जांच भी हुई, फिर अदालत का फैसला भी आया। लेकिन राहुल गांधी इसलिए पहुंच गए कि दलित परिवार ने उनको चिट्ठी लिखी और कहा कि हमको जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए, तो इसलिए करुणा के आधार पर राहुल गांधी पहुंच गए, ऐसा कांग्रेस दावा कर रही है। अब यहां लोकसभा के चुनाव में अखिलेश यादव की पार्टी के पास नॉन जाटव दलित भारी संख्या में आया। 44% नॉन जाटव दलित ने वोट किया अखिलेश यादव को, एक आंकड़ा कहता है। अब राहुल गांधी ने यहां भी डेंट मारा है आज हाथरस के जरिए, संभल के जरिए मुसलमान साधा और हाथरस के जरिए दलित साधा। कितना सध पाएगा मैं नहीं कहता, लेकिन कांग्रेस ने अपनी रणनीति साफ कर दी कि हम अपने पुराने फॉर्मूले को उत्तर प्रदेश में जिंदा करना चाहते हैं। और अगर कांग्रेस का ये पुराना फॉर्मूला जिंदा हुआ तो समाजवादी पार्टी के लिए बहुत नुकसान हो जाएगा और बसपा के लिए भी बहुत नुकसान हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस से ये फॉर्मूला छूटा, टूटा, रूठा, तभी बसपा बढ़ी उत्तर प्रदेश में, तभी सपा बढ़ी। और अगर मुसलमान कांग्रेस के पीछे चला जाए और दलित कांग्रेस के पीछे चला जाए तो फिर ये दोनों दल, बसपा बहुत सीमा तक मार्जिनलाइज्ड हो जाएगी, बिल्कुल नैनो टेक्नोलॉजी वाली पार्टी हो जाएगी। और सपा भी फिर केवल यादव वोट बैंक पर बहुत ज़्यादा सक्षम पार्टी नहीं रह सकती, बहुत ज़्यादा चमत्कारिक परिणाम नहीं दे सकती, ये भी तय। तो गठबंधन में रहते हुए कांग्रेस ने अपना एक अलग व्यूह रचना करने की कोशिश की है 2027 के विधानसभा चुनाव को दृष्टि में रखकर। कांग्रेसी कह भी रहे थे पिछले कुछ दिनों से बातचीत में कि उत्तर प्रदेश में आप राहुल गांधी का एक नया वो देखेंगे आने वाले समय में, और उसकी 2 झलक मिली, संभल और हाथरस। अब इससे राजनीतिक ताकत कांग्रेस को कितनी प्राप्त होगी, नहीं प्राप्त होगी, क्योंकि कांग्रेस की हालत इतनी ज़्यादा खराब है कि गठबंधन के साथी उसके नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। हर बड़ा दल कह रहा है ममता जी जिंदाबाद, ममता दीदी जिंदाबाद।
राहुल गांधी की ओर कोई देख नहीं रहा है। खड़गे जी की तो छोड़ ही दो, गांधी परिवार की ओर नहीं देख रहे सहयोगी साथी। जब लालू प्रसाद यादव जो गांधी परिवार के सबसे बड़े भरोसेमंद सिपहसालार रहे, जब उन्होंने कह दिया कि कांग्रेस के कहने से कुछ नहीं होता, ममता जी को दो इंडिया अलायंस की बागडोर, तो बात ही खत्म हो गई। ऐसी विचित्र स्थिति परिस्थितियों में राहुल गांधी ने ये नया पासा फेंका है दलित, मुसलमान और ब्राह्मण का ट्रियो बनाने का, एक त्रिकोणीय रणनीति बनाने का। वो कितने सफल होंगे ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन उनके सहयोगी दल समाजवादी पार्टी के लिए ये जरूर एक घंटी है, क्योंकि सपा कमजोर होगी तभी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बढ़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि सपा भी मजबूत रहे और कांग्रेस भी उतनी ही मजबूत हो जाए, ये संभव नहीं। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की, पहले इस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराते हैं और फिर बहस में चलते हैं। संभल पर मचे सियासी संग्राम के बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का कारवां अचानक से हाथरस पहुंचा तो हर कोई हैरान रह गया। सियासी गलियारों में हंगामा मच गया कि आखिर राहुल गांधी हाथरस क्यों गए। हालांकि राहुल गांधी हाथरस के बूलागढ़ी गांव में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे, जो 2020 में सुर्खियों का सबब रहा था। जहाँ जहाँ पीड़ा होगी, दुख होगा, आंखों में आंसू होंगे, खास तौर से दलितों के, पिछड़ेपन के, सबके खिलाफ, वहाँ निश्चित रूप से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और कांग्रेस का एक एक सिपाही जाएगा। इतने दिन हो गए, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से जो आश्वासन थे पूरे नहीं हुए, सुरक्षा नहीं दी जा रही, उनको धमकाया जा रहा है। तो निश्चित रूप से राहुल गांधी एक ऐसी महिला के साथ खड़े होने गए हैं जिसकी बेटी बलात्कार के बाद जला दी गई। दरअसल 4 साल पहले एक दलित युवती के साथ रेप की वारदात हुई थी, जिसकी मौत इलाज के दौरान हुई थी। इसी केस में 3 आरोपियों को हाल ही में कोर्ट ने बरी कर दिया है। वहीं पीड़ित परिवार ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखकर मिलने की इच्छा जताई थी और सरकार पर वादे पूरे नहीं होने का आरोप लगाया था। कोई अब इस राज्य में संविधान की चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं, लेकिन संविधान ने दिए हुए अधिकारों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश को जब कोई नहीं मान रहा है, तो आप देख लीजिए कोई सरकार वो संविधान के हिसाब से नहीं चल रही। कायदे से आर्टिकल 356 लागू हो जाना चाहिए वहाँ। हाथरस की घटना एक दर्दनाक घटना थी और पहले भी जब ये घटना हुई थी तब हमने जाने का प्रयास किया था, नहीं जाने दिया गया था। उस परिवार ने पत्र लिख करके राहुल गांधी जी को पूरी, क्योंकि सरकार ने बहुत सारे वायदे किए थे, एक और झूठ बोला था उस परिवार को बहुत से वायदे किए जो पूरा नहीं कर पाई सरकार। तो उस विषय पे राहुल जी इस परिवार से मिलने गए थे और मैं मानती हूँ कि वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, ये उनकी जिम्मेदारी, और इसी उत्तर प्रदेश के वो से सांसद भी हैं, तो ये उनकी जिम्मेदारी है। वो गए हैं, वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं और पूरा प्रदेश कांग्रेस उनके साथ खड़ा। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि क्या हाथरस पहुंचे राहुल गांधी के दौरे का महज यही मायने हैं कि वे केवल पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे, या फिर इसके पीछे जाति की राजनीति का वो पहलू भी है जो राहुल गांधी आजकल जनगणना और दूसरे मुद्दों के जरिए जज्बात जाहिर कर रहे हैं। क्या राहुल गांधी कांग्रेस की ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम वाली पुरानी यूएसपी को फिर से ऑन करने की कवायद में जुटे हैं? क्योंकि बीते दिनों लाव लश्कर के साथ संभल जाने के लिए निकले राहुल गांधी संभल भले ही नहीं पहुंच पाए, लेकिन मुस्लिमों को संदेश देने की कोशिश जरूर की गई कि कांग्रेस का हाथ मुस्लिमों के साथ है। वहीं संभल हिंसा के पीड़ितों को दिल्ली बुलाकर मुलाकात करने की तस्वीरों से भी वही तकरार निकली। अब हाथरस में दलित परिवार के घर पहुंचना भी महज इत्तेफाक नहीं है। वो कभी संभल जाना चाहते हैं, कभी अलीगढ़ जाना चाहते हैं, कभी हाथरस जाना चाहते हैं। हाथरस की घटना की सीबीआई जांच
होकर के माननीय न्यायालय में मामला विचाराधीन है। उनको विचार करना चाहिए, मनन करना चाहिए, सोचना चाहिए और विपासना में चले जाना चाहिए कि क्या करना क्या नहीं करना है। पूरी तरह से वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, मनोविकार का शिकार हैं, उनको पता ही नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है। पूरी तरह से मैं कहना चाहता हूं कि उनका जो गाड़ी डिरेल्ड हो चुका है, उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर हमारी सरकार ले जाने का काम कर रही है। वो उत्तर प्रदेश को अराजकता की आग में, दंगों की आग में लोगों को भड़काना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश के लोग इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। मजे की बात है कि 4 साल में जगे हैं और वो वहाँ राजनीतिक ड्रामा करने जा रहे हैं। सीबीआई जांच हो गई, जांच रिपोर्ट आ गई, जो रिपोर्ट में आया कार्रवाई भी हुई। कार्रवाई अगर ये असंतुष्ट हैं तो जिस भी एजेंसी से जांच कराना चाहें, जांच कराने के लिए सरकार तैयार है। जांच करा दिया जाएगा, जो रिपोर्ट आए उस आधार पे कार्रवाई होगी। ये सिर्फ राजनीति से बेदखल होने के कारण ये लोग ड्रामा कर रहे हैं। बहरहाल नेहरू जी से लेकर इंदिरा गांधी तक कांग्रेस ब्राह्मण दलित मुस्लिम के फॉर्मूले पर सरकार बनाती रही है। ऐसे में राहुल गांधी की कवायद फिर से उसी फॉर्मूले को साधने की है। इसीलिए सवाल ये भी है कि क्या राहुल गांधी का प्लान समाजवादी पार्टी का ही करेगा बड़ा नुकसान। ये सवाल इसलिए क्योंकि ब्राह्मण वोट कांग्रेस के खेमे में गया तो सपा को ज्यादा घाटा नहीं होगा, लेकिन अगर दलित और मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस के हाथ लग गया तो सपा के लिए बड़ा सियासी संकट खड़ा हो सकता है। इसलिए सवाल ये है कि आखिर संभल के बीच राहुल ने क्यों बनाया हाथरस का प्लान। क्या राहुल का प्लान अखिलेश को करेगा बड़ा नुकसान। टाइमिंग देखिए, संभल और हाथरस की राहुल गांधी की जो दो वो है प्रयोग, ये वो टाइम है जब इंडिया अलायंस के भीतर गांधी परिवार की सत्ता को चुनौती दी जा रही है खुलेआम। जब इंडिया अलायंस के भीतर ये मांग हो रही है, वो भी सार्वजनिक तौर पर, कि ममता बनर्जी को नेतृत्व सौंपिए इंडिया अलायंस का, ममता लीड करेंगी। उस बेहद नाजुक वक्त में राहुल गांधी ने संभल और हाथरस के दो राजनीतिक प्रयोग किए हैं। ये टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखना होगा। मेहमानों से परिचय करा दे। ओपी सिंह साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। ओपी सिंह साहब का स्वागत है। मीसम जैदी अभी हमारे साथ जुड़ेंगे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। मीसम जैदी का भी स्वागत है। राज शर्मा साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। राज भाई का बहुत स्वागत है। सतीश प्रकाश जी है, राजनीतिक विश्लेषक। सतीश जी का भी बहुत स्वागत। राज शर्मा जी, मुझे लग रहा है कि जैसे ही ये अलायंस में ये मांग उठी कि भाई ममता दीदी, और जब लालू यादव तक चले गए, वो जो सब सोनिया परिवार के सबसे भरोसेमंद व्यक्ति थे पूरे इस अलायंस में, लालू जी, जिनसे राहुल गांधी चंपारण का मटन तक सीखे और कहते थे भाई लालू जी हमारे गुरु हैं, तो जब वो भी चले गए, नहीं कांग्रेस नहीं कर पाएगी, ममता जी को ही देना होगा अध्यक्षता। उस नाजुक वक्त में राहुल गांधी ने कहा कि चलो अब सड़क पर उतरो। संभल का एक प्रयोग हुआ मुसलमान के लिए और एक प्रयोग हाथरस में दलित के लिए। ब्राह्मण, दलित और मुसलमान, नेहरू जी के समय से और इंदिरा गांधी तक जब कांग्रेस अजेय रही, इसी फॉर्मूले पर टिकी। राज शर्मा जी। मैं तो अमिताभ भैया में एक बात कहना चाहता हूँ, पूछना भी चाहता हूँ कि राहुल जी किससे पूछ के जाया करे कहाँ, कि उन्हें क्या करना है, कब जाना है, कहाँ जाना है। दूसरी बात, एक टीचर है वो स्कूल में जाएगा पढ़ाने के गुण सीखेगा। एक पॉलिटिशियन है वो पॉलिटिक्स करेगा, राजनीति है। आदमी चाहता है कि मुझे हर जात का वोट मिले, इसमें क्या दिक्कत है। और तीसरी बात, इस पे आप नकारात्मक चीजें मत देखिए कि इसलिए गए इसलिए गए। यहाँ पे एक सकारात्मक रवैया ये है कि जो सरकार कहती है हम गरीबों के हितैषी, उन्होंने 4 साल में कुछ नहीं किया। मैं भी भूल चुका था, मैं बहुत था, जब सितंबर पे हम लोग जा रहे थे, हमारी कमेटियां नहीं बनी थी, हम लोग बहुत जाते थे, एसडीएम हर तहसील जाते थे, हल्ला मचाते थे। मैंने तक कह दिया इससे अच्छा तो देश छोड़ देंगे, सुरक्षा नहीं है, ये नहीं है। हम भी भूल गए थे। देखिए, मुझे तो आज सुबह अचानक याद आया जब पता चला कि राहुल जी गए। आप इस बात को देखिए कि अगर कोई व्यक्ति, उस समय तो सब गया, 4 साल पहले सब गए भाई, उन सितंबर की बात है, लगभग
सितंबर में सभी गए थे 2020 में, लेकिन उन्हें याद रहा। और अगर राहुल जी गए और राहुल जी के जाने से उनको नौकरी मिल जाए, उनको घर मिल जाए, तो क्या जाता है। अभी मैं किसी चैनल में देख रहा था कि वो कह रहे थे खुली हवा मिलती है सांस में, लेकिन वो परिवार कहता है खुली नहीं। और एक और बात बताऊंगा भैया, डर बहुत बुरी चीज है। शेर को छेंटा पड़ जाए, हंटर पड़ जाए, तो उसका डर खत्म होता है। तो वो लोग कैसे जीते होंगे अगर उसमें राहुल जी चले गए? तो क्या गुनाह है? मुझे बता दे गुनाह है कि ये वो हर कोई अपने अपने वोट साधता है, इसमें क्या दिक्कत है? और हर कोई जाता है, इसमें क्या दिक्कत है? हम नहीं चाहते क्या वोट मिले, हम जा रहे हैं ना। राहुल जी पहले ये सकारात्मक रवैया कि हम लोग गए, वो गरीब तबका है, कैसे डर पे जीता होगा। हमें तो गनर नहीं दे रहे कोई, हम अगर गनर मांगे नहीं दे रहा, सुरक्षा तो हमें भी चाहिए। उस गरीब का क्या बीतता होगा जिसके मारने वाला सामने दिखता होगा। तो ये मानिए कि सरकार ने उसे नौकरी नहीं दी, सरकार ने जो वादे किए थे उससे वो झूठी निकली। सरकार का जो दरिंदा रूपी चेहरा था वो दिखा, जो वो कहती है वो नहीं ठीक है। अब एक मिनट रुक जाओ, आगे बात। किसी को आपत्ति नहीं, राहुल गांधी किसी से पूछ के नहीं जाए, अपना फैसला खुद करेंगे कहां जाना उनको, ठीक, इसमें कोई आपत्ति की बात ही नहीं। लेकिन राहुल गांधी अगर केवल सोनिया गांधी के लड़के के रूप में रहेंगे तो हम उनके जाने पर भी चर्चा नहीं। वो खान मार्केट में किसी होटल में जब खाना खाने जाते हैं, हम कहां चर्चा करते हैं? उनकी मर्जी, चाइनीज खाएं चाहे इटालियन खाएं, क्या हमें क्या लेना देना। लेकिन जब सार्वजनिक जीवन में जाएंगे तो हम चर्चा करेंगे विनम्रता के साथ, क्या तब चर्चा करनी होगी। राजनीतिक जीवन में सब चर्चा के अधीन रहेंगे, चर्चा से परे कोई नहीं जा सकता, इसीलिए चर्चा की। दूसरी बात, 3-3.5 साल हुआ उस घटना को, प्रमोद तिवारी से लेकर मोना तक, तिवारी आराधना मिश्रा तक, और अजय राय से लेकर और सलमान खुर्शीद तक, मोहसिना किदवई से लेकर और तमाम लोग सब है ना उत्तर प्रदेश में, क्यों नहीं गए? किसी ने रोका था? हाथरस जाना चाहिए था ना, नहीं गए। मैंने शुरू में कहा था कि टाइमिंग ही बहस का विषय है, कि जब पानी यहां तक आ गया तो बोले छोड़ो, जब सब हमको हटाने पर लगे तो हम सड़क पे जा रहे हैं, इधर संभल साधेंगे उधर हाथरस साधेंगे, चलो आ जाओ। ये सेंस है, बस इतनी सी बात है, इसीलिए बहस है, वरना तो कोई दिक्कत ही नहीं। जब लालू जैसे व्यक्ति कह रहे हैं कि आप कांग्रेस को नेतृत्व हटा दो, अब ममता जी आ जाए, तो छोटी घंटी नहीं ना 10 जनपद के लिए। अखिलेश यादव तो उनके कभी अपने नहीं रहे बहुत प्रिय, न शरद पवार रहे न उद्धव रहे, लेकिन लालू प्रसाद एकमात्र व्यक्ति थे जो हमेशा गांधी परिवार के प्रति लॉयल रहे। जब उन्होंने भी निगाह बदल ली मेरे भाई, तब ये समय महत्वपूर्ण है। अब वो ओपी सिंह बताएंगे कि उस बच्ची के परिवार को क्या वादा किया गया था, कितना हुआ कितना नहीं हुआ, वो सरकार जाने। लेकिन मेरी जानकारी इतनी है कि शायद सीबीआई की इंक्वायरी में जो फाइंडिंग्स आई थी वो सार्वजनिक हुई थी, क्या उनको भी हमको दिमाग में रखना चाहिए। खैर, मीसम जैदी भी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता मीसम जैदी का भी स्वागत है। मीसम जैदी, दो संभल के मामले में आपका जो कांग्रेस का कंपटीशन चल रहा है अखिलेश यादव और राहुल गांधी का, उसमें 2 गोल राहुल गांधी ने ज्यादा कर दिए। एक गाजीपुर पे 2-2.5 घंटे का शो, और दूसरा संभल के परिवारों को बुला के अपने घर में चाय कॉफी नाश्ता बातचीत पूरी सब करके एक मैसेज दे दिया, जो काम आप नहीं कर पाए। और अब वो चले गए हाथरस दलित परिवार में। मीसम जैदी, आप ना तो पीड़ितों को अखिलेश यादव से मिलवा पाए संभल के, और ना अखिलेश यादव गाजीपुर पे आके अपनी गाड़ी रोक पाए घंटा 2 घंटा के हम जाएंगे। अमिताभ जी, पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जमीन की राजनीति करते हैं, वीडियो की राजनीति नहीं करते हैं। और राहुल जी भी जो गए हैं तो वो जमीन की राजनीति से मकसद से जुड़ के गए हैं, वीडियो बनवाने के लिए नहीं गए हैं। ठीक है कि राहुल जी गए, जाकर के मिल करके आए, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो जमीन पे लड़ाई लड़ रहे हैं वो संभल और हाथरस जैसे पीड़ितों के लिए ही लड़ रहे हैं। अच्छा। पर्टिकुलरली किसी एक के लिए, किसी एक को बुला करके किसी एक व्यक्ति की विशेष की राजनीति नहीं कर रहे हैं, वो तमाम अल्पसंख्यक दबे कुचले और छोटे वंचितों की राजनीति करते हैं। पीडीए हमारा नारा है, और अमिताभ जी आपको बताते हैं पीडीए के जननायक भी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है।
तो ये बात कि हमें कंपटीशन किसी से करना नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह वीडियो की राजनीति, फोटो की राजनीति करते नहीं है, और जिसको जहां जाना है वो स्वतंत्र है, क्यों नहीं जा सकता है? अरे भारतीय जनता पार्टी भी जाए, पीड़ितों से मिले, जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ उनको न्याय दे। सरकार में समाजवादी भी जाएगी, कांग्रेस भी जाए, और तमाम वो नेता जो ये कहते हैं कि मजलूमों के साथ हैं, दलितों के साथ हैं, पिछड़ों के साथ हैं, तो वो भी उनको भी जाना चाहिए, वो भी आगे आए, उनका भी स्वागत है। ठीक, बिल्कुल ठीक बात कही मीशम जेदी ने। लेकिन बस तीन छोटी छोटी घटनाएं याद दिला दूं, फिर सतीश जी के पास जाऊंगा, फिर ओपी सिंह जी के पास जाऊंगा। पीडीए बताया, एक बार अखिलेश जी ने पीडीए की एक व्याख्या बताई थी, वो हर कई व्याख्याएं करते हैं पीडीए की अलग अलग। एक दिन उन्होंने व्याख्या की थी, उसमें अगड़ा भी था, है ना? तो अगड़ा में बहराइच में राम गोपाल मिश्रा मारा गया था, तब तो जमीन की राजनीति करने नहीं गए ना, नहीं गए जमीन की राजनीति करने। पीडीए में तो वो भी था अगला। अरे रुक जा भाई, बीच अंताक्षरी न खेलो बाबू ना। उन्होंने कहा किसी के ना, घर का अरे उनके कहने से होगा क्या? उन्होंने कहा, ऐसा कह रहे हो जैसे गांधी जी ने बोला। ये कोई बात हुई यार? आप बहराइच नहीं गए, क्यों? वहां का आदमी, उसको न्याय नहीं चाहिए था? आप अयोध्या नहीं गए, जहां एक दलित परिवार की, निषाद परिवार की, वंचित वर्ग की 100% पीडीए के अधीन आने वाली, 99 नहीं 100% डबल पीडीए वाली परिवार की बिटिया, उसके साथ समाजवादी पार्टी के एक पदाधिकारी ने रेप किया। वहां नहीं गए आप लोग दुख बांटने? नहीं गए ना? आप कन्नौज भी नहीं गए, जहां एक माइनर बच्ची के साथ दुष्कर्म किया आपकी पार्टी के नेता ने, वहां भी नहीं गए, वो भी पीडीए थी। तो बस मैं समझना ये चाह रहा हूं कि मतलब आपने कहा हम व्यक्ति विशेष की राजनीति नहीं करते, हम तो जमीन की बिल्कुल पीडीए की करते। तो मैंने बता दी ये सब पीडीए वाले थे, इनमें आप लोग गए नहीं। अब कहां लड़ाई लड़ रहे हैं आप अच्छा जानते होंगे मुझसे। सतीश प्रकाश जी, हाथरस सिंबॉलिक है, राजनीति में सिंबॉलिक घटनाओं का बड़ा महत्व होता है। इंदिरा जी बेलछी गई थी तो उसका एक इतना बड़ा मैसेज गया था। मैं नहीं कह रहा हूं राहुल गांधी इंदिरा गांधी, लेकिन फिर भी बता रहा हूं सिंबॉलिक लड़ाई बड़ी महत्वपूर्ण होती है। ये बीएसपी वैसे ही डिक्लाइन कर रही है लगातार, हर दिन जो चुनाव आता है उसमें उसका 2% वोट नीचे जा रहा है। 2-4 चुनाव और लड़ेंगे, पता लगा कि वोट ही खत्म हो गया, जो अभी ट्रेंड दिख रहा है। और उसमें कांग्रेस दलितों के लिए सड़क पर हाथरस में कैसे देख रहे हैं सतीश बाबू? मुसलमान की लड़ाई तो कांग्रेस और सपा में है ही, वहां तो बसपा का 7% वोट है, इसका मतलब मुसलमान उससे अलग हो गया। जो दलित भी बचा है वो भी जाटा विशेष रूप से, क्या ये उसको भी छीनने की तैयारी हो रही है सतीश जी? नहीं, देखिए अमिताभ जी, इसको राजनीतिक नजरिए से नहीं देखना चाहिए। अच्छा, 2020 करने वाले क्या धर्म के नजरिए से देखेंगे? यार काम तो सियासत में ही कर रहे हो और करे नजरिया बदल लो। नहीं, मेरा कुछ मानना थोड़ा सोच अलग है जी। हाथरस की जो घटना है, वो भारत में जो घटना घटी वो बहुत ही जघन्य अपराध था। निश्चित रूप से सरकार को लेकर के सवाल उनके परिवार के उस वक्त भी थे। सरकार के तमाम बहुत सारे बीजेपी के लीडर, तमाम उसमें कुछ मंत्री भी थे उस समय की, अगर उनकी बयानबाजी देखेंगे तो बहुत सारे लोगों ने कहीं ना कहीं उस समय के जो आरोपी लोग थे उनके पक्ष में बयान दिए और बाकायदा ये कहा कि वो निर्दोष है। इस तरह का सरकार का एक नजरिया रहा। सरकार के इस नजरिए के खिलाफ इस देश में कहीं ना कहीं एक आवाज खड़ी हुई। अगर राहुल गांधी जी को उनका परिवार वहां बुलाता है, देखिए बुलाता कैसे, सीबीआई जांच हुई, ये सबको मालूम है। 4 लोग अपराधी बनाए गए, 4 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया और बाकायदा निचली अदालत ने उसी सीबीआई की रिपोर्ट के आधार पर 3 लोगों को बाकायदा बाइज्जत बरी किया और वो लोग उसी गांव में रहते हैं जिस गांव के अंदर वो पीड़ित परिवार रहता है। एक व्यक्ति को सजा दिया। जहां तक मुझे पता है कि अभी वो कोर्ट में गया हुआ मामला है, शायद वो भी बेल के ऊपर, जमानत के ऊपर गांव के अंदर रहता है। ऐसी स्थिति में जहां लैंडलेस पीपल लोग रहते हो, जिनके पास कोई साधन ना हो, जिनकी जहां सारी व्यवस्था इस देश के, वही सतीश भाई एक मिनट, एक सेकंड के लिए रोकूंगा। मुझे ऐसा कानून बता दो, ठीक है ना? आप
अपने उससे, जिसमें अदालत किसी को जमानत पर नहीं छोड़े, ऐसा कोई निर्देश जारी कर दे सरकार। रुक जाओ, अदालत किसको बरी करना किसको नहीं बरी करना ये करने से पहले डीएम से पूछे, ऐसा कोई कानून है क्या? और जो जमानत से छूट के आ गया या बरी होके आ गया अदालत से, वो गलत हुआ तो ऊंची अदालत जाओ, उसको गांव में रहने से कौन रोक देगा? आप रोक लोगे? अरे भाई हाई कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट भी गलती करे, सुप्रीम कोर्ट जाओ, ये कैसे कह दोगे वो लोग वहीं रह रहे हैं? कहां रहेंगे? बसपा के कार्यालय में भेजे उनको, कहां रहेंगे वो लोग? नहीं देखिए, मेरा अमिताभ गजब बात है, बहुत सीरियसली बात बता, मैं भी सीरियस कह रहा हूं। मुझे वो संवैधानिक व्यवस्था दिखाओ जिसमें अदालत किसी को जमानत नहीं दे पाए, रोक लगा दी जाए। सुनिए, देखिए, न्याय मिलना या ना मिलना ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन न्याय होता हुआ भी दिखना चाहिए। इसी भारत में लक्ष्मणपुर बातें भी घटना है ना, 56 लोगों को जला दिया ना, एक भी आदमी को फांसी की सजा दी, एक भी आदमी अपराधी घोषित हुआ है ना। सरकारों का और न्याय व्यवस्था का नजरिया, जो सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के लोग हैं, जिनके पास सरकार नहीं है, उनके पास न्याय पाने का अंतिम पायदान इस देश की न्याय व्यवस्था है। और इस देश की न्याय व्यवस्था में बैठे हुए लोगों को वो उनसे साक्ष्य मांगते हैं। अरे साक्ष्य के सवाल सिस्टम से खड़ा करो ना। अगर इस बेटी के साथ बलात्कार हुआ है, जिस तरह का व्यवहार हुआ है, रुकना होगा, अभी रुकना होगा। अब न्यायपालिका, ठीक है, अब रुक जाओ, न्यायपालिका कम से कम न्यायपालिका को का बसपाकरण तो नहीं हो सकता, ये तो मान लो। आप मेरी बात तो सुनिए ना सर। नहीं आगे हम न्यायपालिका में तो ये सब भाषण नहीं कर सकता ना, सुनिए ना, वहां तो कागज पर फैसला होगा, भाषण पर तो होगा नहीं। आप सुनिए ना, अरे सुनिए सर, सुनिए। न्याय किसको देना है, न्याय किसको नहीं मिलना है, ये सवाल भारत के आम जनमानस के अंदर गूंजता है, जो सामाजिक रूप से कमजोर। अब रुक जाइए सतीश भाई, रुक जाइए सतीश, अब रुक जाइए बाबू। उनसे साक्ष्य पूछे जाते, ठीक है, रोक दीजिए, पूछे जाते, नहीं सरकार से पूछे जाते, नहीं। अब ये बड़ी मुश्किल बात है कि बीएसपी ये भी बता रही है कि अदालत को फैसला कैसे देना चाहिए है। बीएसपी ये भी बता रही है कैसे निर्णय करो, मुकदमा सुनो। गजब कर रहे हो यार, क्या करते हो? संविधान का तमाशा बनाना चाहते हो। और एक बात कह दे, सतीश जी ने बड़ी 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 बातें कही। हालांकि बसपाई को गया नहीं हाथरस, मायावती को जाना चाहिए था, वो भी नहीं गई, आनंद को भी नहीं भेजा, आकाश को भी नहीं भेजा। खैर छोड़ो, सतीश जी सुन लो, एक ऐसी बात बता देंगे हमेशा के लिए, एक वो नजीर हो जाएगी, फिर इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा गरीब, साधनहीन, वंचित। मैं बताई दे रहा हूं, ताकतवर समाज, संपन्न समाज, अधिकारपूर्ण समाज, सिख, वो 3,500 लोग जिंदा जला दिए गए, कत्ल कर दिए गए, एक को सजा नहीं हुई, उनको मारने वालों को एक को फांसी नहीं मिली। तब आपने क्या किया? आपने आंदोलन चलाया? आपने आंदोलन चलाया? नहीं चलाया ना। भोपाल गैस कांड, 20,000 लोग मारे गए, आपने आंदोलन चलाया? नहीं ना, क्योंकि वहां राजनीति नहीं हो सकती, वहां रोटी नहीं सीखेगी, वहां पीडीए वाले भी नहीं गए। बताओ ना भैया ना। भोपाल गैस ट्रेजेडी पे सपन को आंदोलन किया गया? नहीं, बोले यार इसमें क्या करेंगे आंदोलन। इसलिए सुविधा की राजनीति मत करिए, वहां से चीजें अटक जाएंगी और भटक जाएंगी। खैर, ओपी सिंह जी, संभल और हाथरस, दो सवाल फिर खड़े हुए हैं। और राहुल गांधी ने स्वाभाविक तौर पर, जो मैं शुरुआत में कह रहा था, ब्राह्मण, मुसलमान और दलित, ये ट्रियो, ये 3 कोण मिलके जवाहरलाल जी के समय इसने से लेकर और इंदिरा गांधी तक कांग्रेस को अजेय बनाए रखा। बाकी सब चीजें एक तरफ, ये 3 का समीकरण कांग्रेस का एक तरफ, ये विनिंग कॉम्बिनेशन कहलाता है भारत की राजनीति में। क्या राहुल गांधी उसको जिंदा कर रहे हैं? एक। और दूसरा, हाथरस में जो चिट्ठी आई राहुल गांधी के पास, वो चिट्ठी आपसे भी सवाल करती है। जो बातें उसमें परिवार ने लिखी हैं कि हमको जो वादा किया गया वो पूरा नहीं किया गया, क्या ऐसी स्थिति है? और अगर है तो फिर ये शर्मनाक है, ऐसा क्यों हुआ? ओपी सिंह जी। अमिताभ जी, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, उत्तर प्रदेश की शांति, उत्तर प्रदेश का विकास, 3.5 दशक से जिनको जनता ने बेदखल कर दिया उत्तर प्रदेश से, और 7 साल से जिस पार्टी को बेदखल कर दिया, उनको ये कतई
भा नहीं रहे कि उत्तर प्रदेश की कैसे शांति हो, कानून व्यवस्था हो और विकास हो। आप ये बताइए कि संभल की तुलना हाथरस से की जा रही है। हाथरस की घटना भी आप जानते हैं और जो लोग चैनल पर बैठे वो भी जानते हैं। उसकी तुलना संभल से कैसे हो सकती है? राजनीति करने की तुलना तो हो सकती है। आप सियासत में परिवारवाद, जातिवाद, तुष्टीकरण के तहत आप कुछ भी सियासत कर लीजिए, इस देश के संविधान में आपको अनुमति है। लेकिन संभल में पीड़ितों से मिलने, संभल में मासूमों से मिलने, ओवैसी भाईजान ने तो कहा ताल ठोक करके शहीद हैं। संभल के शहीद 3 चीज हो गए, पीड़ित हो गए और वो शहीद हो गए, पता नहीं क्या क्या हो गया। आप ये बताइए कि जिन लोगों ने न्यायालय के आदेश पर, न्यायालय को सब दुहाई देते हैं, हम संविधान का आदर करते हैं, हम न्यायालय कैसे न्यायालय का होता, अभी सतीश जी ने बता दिया, न्यायालय पर सवाल खड़ा कर दिया, जैसे राम गोपाल यादव ने खड़ा कर दिया था। तो रोज सवाल संविधान और न्यायालय पर खड़ा हो, तो आप वो पीड़ित कैसे? पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ, संभल के जिन उपद्रवियों ने 1.5 करोड़ की संपत्ति को नुकसान किया, 3 तरफ से पुलिस दल पर हमला किया और 30 पुलिस कर्मियों को घायल किया, तमंचा चलाते हुए, पत्थर चलाते हुए एक्शन फोटो जारी हुआ, वो पीड़ित कैसे हुए? दूसरी बात, लोकसभा के अंदर 4 दिन पहले समाजवादी पार्टी लोकसभा से राज्यसभा तक संभल चचा भतीजे ने संभाल लिया। इधर जो है राहुल जी ने संभाल लिया, नहीं अडानी। और उसमें आपने देखा ना, जब से ईडी गठबंधन बना, आप रोज डिबेट करते हैं और कांग्रेस सपा के साथी रोज कहते हैं ना ईडी गठबंधन तो वो जो है भारतीय जनता पार्टी को रोक। अरे भैया, भारतीय जनता पार्टी को तो बाद में रोको। 2 सवाल खड़ा होता है। पहला तो ईडी गठबंधन का नेता कौन है, लोकसभा से लेके आज तक पता नहीं, और जो नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं उसको कल आपने देखा होगा, सबने नकार दिया। ममता बनर्जी ने नकार दिया, शरद पवार ने नकार दिया, उनके गुरु लालू यादव ने नकार दिया, उनको उद्धव ठाकरे ने नकार दिया। तो पहले तो वो कांग्रेस में और ममता से संघर्ष करके कौन है? दूसरी बात जिस पर आज डिबेट हो रहा है, जब 2020 में ये घटना सितंबर महीने में हुई थी, तो 3 अक्टूबर को यही राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका वाड्रा गई थी उस दलित परिवार के लिए। जाना भी चाहिए, सबको जाना चाहिए जहां पीड़ित हो, वास्तविक पीड़ित जहां हो। और उन्होंने कहा था कि हम आपके लिए न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा, तारीख भी बता रहा हूं, 3 अक्टूबर 2020 को उस पीड़ित के परिवार के घर गए थे और कहा कि तुम्हारी न्याय की लड़ाई हम लड़ेंगे। और पहली मांग क्या थी? इस घटना की सीबीआई जांच कराई जाए, पीड़ितों को न्याय मिले। सीबीआई जांच हुई उनकी मांग पर, या जो भी जिसकी मांग थी परिवार की थी, सरकार ने कराई। सीबीआई की रिपोर्ट गई और न्यायालय ने जो उसका दोषी था, चाहे बलात्कारी रहा हो, चाहे जला के मारा हो, हत्या किया, वो दोषी करा। 3 बरी हो गए। हम तो इस पर टिप्पणी नहीं कर सकते, क्यों वो 3 छूट गए, क्यों एक को सजा हुई, क्यों वो गांव में है, क्यों नहीं बनवास। तो वो सारी चीजें तो एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत अब चल रही है। लेकिन अब वो जो फोटो सेशन चल रहा है गाजीपुर से लेकर के, और उनको बुला के घर पर बुला करके उन्होंने पत्र दिया था कि भाई हमको न्याय चाहिए। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जो 3 अक्टूबर को ये गांधी परिवार गया था, वो अब तक क्यों नहीं न्याय दिलवाया? अगर उसके साथ न्याय नहीं हुआ, उस पीड़िता के परिवार के साथ नहीं हुआ, तो ये 4 साल भाई बहन कर क्या रहे थे? क्यों नहीं न्याय दिलवाया? आज उनको याद आई तब जब कल ईडी गठबंधन के सारे सदस्यों ने कह दिया नो राहुल नो कांग्रेस। तब उनको याद आई, भैया चलो अब नाव डूब रही है, किसी तरह से चलो कहीं संभल उम्बर कहीं चला जाए, अपना फिर पुराने ढर्रे को ले आए, जिससे हमारे बाप दादाओं ने 58 साल तक इस देश पर राज किया। फिर वही, अब आप देखिए नारा क्या लग रहा है, पीडीए। अब उधर क्या नारा लगेगा? तुम्हारी रैली पे आए हैं क्या? तो ठीक है, दोनों लोगों का नारा चलना चाहिए और इस पर राजनीति होनी चाहिए, लेकिन पीड़ित परिवार के साथ सियासत नहीं होनी चाहिए। इनको तो पहले ये बताना चाहिए कि 4 साल आप न्याय 3 अक्टूबर को भाई बहन, आपने कौन सा न्याय दिलाने का काम? ओपी सिंह अभी रुकिए, ओपी सिंह जी रुकिए, ओपी सिंह जी अभी रुकना होगा, अभी रुकिए।
रुक इनको। राज शर्मा जी, 4 साल गांधी परिवार ने हाथरस के पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए, उसकी जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए क्या किया, कुछ रोशनी डालिए भाई। इतना सक्षम परिवार है, बड़ा परिवार है, हैसियत है उसकी, कुछ भी कर सकते थे भैया। पहले तो मैं 2 बातें कहूंगा जी। मैं ओपी सिंह भाई की रैली में नहीं आया कि ये रैली बोलते रहे, मैं पूरी कचौड़ी लेके नहीं आया। और आज एक बात मैं अपनी बारी पर रैली करते हो, आपका नाम है, लेकिन आज आप भी स्टूडियो आते वक्त या तो बीजेपी के कार्यालय के बगल से निकले होंगे किसी पर, या कोई आगे मैं यही रहता हूँ, जाता ही नहीं इसीलिए कार्यालय किसी के। जी अच्छा, जी भाई, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए, बात यहाँ ये नहीं कब क्यों हुआ था, क्या हुआ था। चाची की शादी उधर हो जाती तो मेरी भाभी का रिश्ता बन जाता, ये नहीं चाहिए। आज राहुल जी गए, मुझे बस ये ओपी भाई इतना बता दें, जब राहुल जी गए थे आपने 3 अक्टूबर बता दिया, 14 का ये हिस्सा है और 29 को शायद वो मर गई थी। आप लोगों ने पत्रकारों को नहीं आने दिया था, आपने पत्रकारों को नहीं आने दिया था। लेकिन आप ये बता दीजिए, आपने वादा किया था, 2 बातें बता दो। मैं अक्सर कहता हूं यही बातें, हम कुछ कह रहे हैं आप उसका उत्तर दे दो। आप इतना कह दीजिए, आपने उसको मकान क्यों नहीं दिया, आपने उसकी नौकरी क्यों नहीं दी, आपने वादा करा था। आप अभी इस बातों को छोड़ दो, ये बातें बात की बात है कि सीबीआई ने इंक्वायरी कर दी, ये कर दी। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, जैसे आप अडानी के प्रवक्ता बन जाते हो, वैसे ही आप सीबीआई के प्रवक्ता मत बनिए। और एक और बात बता रहा हूं मैं आपको, ओपी भाई, आपको ज्ञान नहीं होगा, आपने सर्विस नहीं करी है। जब एक सर्विस क्लास की शादी होती है ना मियां बीबी की, तो आदमी को जब अपने डिपार्टमेंट पे लिखना होता है कि मैं शादीशुदा हूं, तो उसे 100 रुपए के स्टैंप पेपर पे लिखना होता है। और अगर फीमेल लिख के देगी, उसे सिर्फ एक व्हाइट पेपर में लिख के देना है कि मेरी राज शर्मा से शादी हो गई, वो मान हो जाता है। किसी औरत को या किसी बच्ची की मां को यह कहना कि मेरी बच्ची के संग बलात्कार हुआ, 56 इंच का नहीं, 156 इंच का जिगर चाहिए। अभी आप राजनीति कर रहे हो। अगर राहुल जी वहां चले गए, इस कारण लोगों को पता तो चला, अरे मैं अपने को नालायक समझ रहा हूं कि मेरा ध्यान वहां नहीं था। अब लोगों को पता तो चला कि ये जो सनातन धर्म की सरकार बनती है। जी बिल्कुल राज भाई, मैं वही कह रहा हूं। एक मिनट भैया, जी मैं सनातन धर्म की लड़की को आपने डीजल डलवा दिया कर रात में, ये याद रखिएगा आप। ठीक, उसने क्या अत्याचार किया। और याद रखिएगा, कसाई के यहां पड्डा बांधो, रोज बादाम खिलाओ, कमजोर हो जाएगा। बात यहां कहां हो रही है कि आपने भी कहा अमिताभ भैया कि उन्हें छोड़ दे, कानून छोड़ दे। कानून पे कौन कह रहा है भाई? अरे कानून ने छोड़ दिया, वो कानून की लड़ाई होगी। बात यहां इतनी आ रही, उसे कहीं और शिफ्ट करवा दो जिससे डर से ना जिए, बस। ठीक है राज भाई, ठीक है। ये तो उधर मत जाइए, मैं आपकी रैली में नहीं आया कचौड़ी खा के। कोई नहीं, कचौड़ी नहीं, पूरी खाइए, रोटी खाइए, वो तो जैसा स्वास्थ्य तो खा ही नहीं सकता। इनकी पकौड़ी खा ली तो भेड़िया बन जाऊंगा। लेकिन एक प्रश्न, ठीक है राज भाई, आगे बात मैं सतीश जी के पास जाऊंगा, फिर मिसम जैदी के पास। मुझे लगता है राहुल गांधी ने ठीक ही किया, उत्तर प्रदेश की पूरी कांग्रेस कमेटी बर्खास्त कर दी, क्या मोहल्ला तक की, ठीक किया। ये अंताक्षरी खेल लेते कि लूडो खेल लेते, यहाँ एएनआई देखते ही बाइट पे बाइट ठोके पड़े सब नेता, सदरी बंडी बदल के, हर दिन के रंग के हिसाब से नई बंडी पहन के। हैं, ये क्यों नहीं गए हाथरस? ये ओलंपिक की तैयारी कर रहे थे, क्यों नहीं गए हाथरस? और एक अपने मिजाज की बात कह दो, फिर सतीश भाई के पास जाऊंगा। कांग्रेस पार्टी, और छोड़ो कांग्रेस पार्टी, गांधी परिवार, उसके पास तो किसी चीज की कमी नहीं। वो इनकम टैक्स में क्या लिखते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन किसी चीज की कमी नहीं, राजा हैं वो भी। इस बच्ची के परिवार को एक 4 कमरों का अच्छा मकान कहीं बनवा देते, और फिर सरकार के खिलाफ खड़े होते। मैं सरकार को घेरता कि कांग्रेस कर सकती है अपने पैसे से, सोनिया गांधी कर सकती है अपने बैंक अकाउंट से, आप नहीं कर पाए। एक मकान बनवा देते बढ़िया, एक गाड़ी घोड़े का इंतजाम करा देते बढ़िया, एक कोई दुकान खुलवा देते, उसका जाके उद्घाटन करते, तो हम अखिलेश यादव से भी पूछते और भाजपा से भी पूछते। नहीं, ये सरकार किसके लिए बनी है? मक्कारी के लिए? अरे भाई, इनको कटघरे गजब बात करो, आपको 4 साल बाद याद आई, अब आप कह रहे हो सरकार किस लिए बनी? नहीं, सरकार को घेरना है तो कुछ करके भी तो दिखाओ भाई। ये तो गलत है। आज नहीं, सरकार को घेरना है ना तो करके दिखाओ, सरकार को घेरना करके दिखाइए ना। अगर क्वेश्चन उठाएं तो भी बुरे,
ना उठाएं बुरे तो भी नहीं, बुरे। अच्छा मैं किया। कह रहा सरकार ने जो सतीश वादा किया बाबू वो क्यों कुछ नहीं कहना चाह रहे थे आप? सतीश भाई देखिए अमिताभ जी, मैं आपकी डिबेट में एक छोटी सी बात कहूंगा जी। कि हो सकता है कि मेरी बात आपको कड़वी लगे, लेकिन ये सच्चाई है कि भारत में न्याय या किसको कितनी आर्थिक मदद मिलेगी वो मरने वाले की जात तय करती है। सरकार ने बाकायदा एफिडेविट फाइल नहीं किया है। तमाम लोगों ने उस समय की डिबेट में था, इनका परिवार इस मुकदमे को दिल्ली में चाहता था। उस परिवार की मांग ये थी कि हमको दिल्ली में मकान दिया जाए, और बीजेपी के तमाम प्रवक्ता, तमाम सरकार के लोग बाकायदा टीवी चैनल के ऊपर खड़े होकर के ये कह रहे थे कि इस परिवार को लखनऊ में बसाया जाएगा। जहां तक सरकारी नौकरी की बात है, ये कोई पहला मामला नहीं है कि सरकार, क्योंकि सरकार नौकरी नहीं देना चाहती। एक मिनट, लखनऊ में क्या समस्या है? लखनऊ में आदमी नहीं रहता। नहीं, आप सुनिए ना, अगर ये परिवार मैं पूछ रहा हूँ, ऐसे कैसे सुन लो? उस नरक से निकल करके, अरे भाई लखनऊ नरक है क्या यार? लखनऊ नरक है भाई मेरे, गजब बात कर रहे हो। लखनऊ नरक है क्या? आप सुनिए मेरी बात तो अरे नहीं, मैं सुनूंगा नहीं आगे आपकी बात। लखनऊ नरक है क्या? मरने, आप सुनिए ना, अब मैं कहूंगा ना, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, लखनऊ नरक है क्या? मिले या नहीं मिले आप बताइए। लखनऊ नरक है? आप कह रहे हो लखनऊ नरक है क्या? वाले ने एक व्यक्ति का एनकाउंटर किया, बाकायदा वो अपनी महिला मित्र के साथ कार में बैठ करके बात कर रहा था। कोई भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई तो लड़ नहीं रहा था, लेकिन उसका मर्डर होता है, 1 करोड़ रुपए मिलते हैं। इस परिवार को जो SC/ST एक्ट में जो प्रावधान है वो 24 लगभग 15-16 लाख का है, जो बाकायदा वो सरकार का प्रावधान नहीं है, वो SC/ST एक्ट का प्रावधान है। उसके अलावा सरकार ने, योगी सरकार ने 1 रुपये की भी मदद नहीं करी, और ये इसका राइट है। अगर इनको लगता है, इनके परिवार को लगता है कि ये परिवार वहां सुरक्षित नहीं है, तो सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है, संवैधानिक जिम्मेदारी है कि इस परिवार को कहीं ना कहीं, अगर लखनऊ में नहीं शिफ्ट करना चाहते, हो सकता है कि एक वाल्मीकि परिवार अगर लखनऊ में जाकर के बसेगा तो कहीं ना कहीं माहौल खराब हो सकता है, गंदगी हो सकती है। मुख्यमंत्री जी भी चूंकि वहां रहते हैं, बीजेपी के तमाम लीडर वहां रहते हैं, हो सकता है कि एक वाल्मीकि परिवार में बसेगा। मायावती भी वही रहती है सतीश प्रकाश। तो एक काम कीजिए, दिल्ली में बसा दीजिए, दिल्ली में बसा दीजिए। अब रुक जाइए, अब रुक जाइए सतीश भाई, अब रुकना होगा ना, लंबी बात हो गई, आगे अब रुकना होगा। मायावती जी के कहने से फैसला नहीं हो सकता, बसपा कहने से नहीं हो सकता किसको कहां बसाया जाए। ये अदालत फैसला करेगी, ये सरकार फैसला करेगी, ये मायावती कहने से तो नहीं हो सकता। लखनऊ में मायावती भी रहती हैं, लखनऊ में मायावती भी रहती है, वो बता रहे गंदगी है, नरक, ठीक, ये भाषा ठीक नहीं। और रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए भाई। मैं तो एक बात कहता हूं, सरकार ने कुछ नहीं दिया, SC/ST एक्ट नहीं माना, कुछ नहीं माना, सब गलत कर दिया एक क्षण को। बहन जी के पास तो संसाधनों की कोई कमी नहीं, भगवान का पूरा आशीर्वाद बरस रहा है, दिल्ली वाली कोठी पर भी, लखनऊ वाली कोठी में भी। क्या अरे कहीं उस गरीब का छप्पर पड़वा देते? नहीं, 25-50 लाख रुपया दे देते, कोई कमी है क्या? और कमी हो तो हम बताएं कहां कमी है, हम बता दें फिर। भैया ना 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 ना, खाइयो ना पियो, मेरी नी के रहियो, ये गोल गोल बातें ना करो। मायावती जी के लखनऊ का घर देख रहे हो ना, वही के बगल में बसा देती उसको। तो मैं सरकार से पूछता कि मायावती जी ने इतनी चिंता की, आपने क्यों नहीं की? खैर, मीसम जैदी, संभल और हाथरस दोनों जगह राहुल गांधी ने एक स्कोर कर लिया समाजवादी पार्टी पर। आपने लोकसभा राज्यसभा में मसला संभल को उठाया, लेकिन संभल के जो परिवार थे उनको, मासूम बच्चों को अपने घर बुला के उनको वो नहीं कर पाया। वैसे ही हाथरस का एक मामला, वहां भी राहुल गांधी चले गए, बसपा भी पीछे छूट गई और सपा भी पीछे छूट गई। दोनों रीजनल पार्टी जो दावा करते हैं कि हम, आप कहते हो PDA, मायावती कहती हैं दलित, दोनों रीजनल पार्टी हाथरस पर पीछे छूट गई राहुल गांधी से। मीसम जैदी नहीं अमिताभ जी, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। हमारे पास नंबरों की जरूरत नहीं है, ऐसे रजिस्टर्ड और ऐसे लिस्ट हमारे पास तमाम भरी पड़ी है, जहां उत्तर प्रदेश से लेकर के और देश के कोने कोने में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए
और जहां जरूरत पड़ी है लोग उनसे मिलने आए हैं और आज भी मिलते हैं। समाजवादी पार्टी की हुकूमत ना होने के बावजूद भी तमाम पीडीए से रिलेटेड जितने भी लोग हमारे हैं वो आज भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मदद मांगते हैं। अभी हाल की ही बात है कि एक औरत ने आकर के समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर खड़े होकर के कहा कि मुझे उम्मीद है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मदद हो जाएगी और मेरी मदद कोई नहीं करेगा। तो ये तमाम इस तरह के मसले हैं अमिताभ जी, जाना और ना जाना और नंबर की सवाल नहीं है और न कोई होड़ की बात नहीं है। मैंने फिर भी आपसे एक बात कही पहले भी कि हम समाज के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। अगर कोई कर रहा है तो हम उससे प्रतिस्पर्धा इस बात की नहीं रखते कि हम आगे निकल जाए, बल्कि हम सामाजिक कार्य कर रहे हो ना, राजनीति नहीं कर रहे हो, सामाजिक कार्य कर रहे हो। नहीं बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं और समाज का तो काम नहीं इसका करेंगे तो रजिस्ट्रेशन बदलवा के, इसका रजिस्ट्रेशन पॉलिटिकल उससे चुनाव आयोग से हटवा के एनजीओ करा लो। हम मानव की लाश पर खड़े होकर के राजनीति नहीं करते हैं। हम उनको मैंने क्या कहा, आप समाज सेवा कर रहे हो ना, तो एनजीओ बनाओ, समाज सेवा कर रहे हैं, एनजीओ बनाइए। बिल्कुल बनी है, एनजीओ बनी है लोगों की मदद करने के लिए। ना किसी एनजीओ की जरूरत है और ना किसी पार्टी की जरूरत है। हम मानवता के उत्थान के लिए, मदद के लिए निकले और हम वो कर रहे हैं। और राजनीति हम इंसानों के ऊपर उनकी लाश पे नहीं करते हैं, हम राजनीति करते हैं उसूलों के लिए। हम राजनीति करते हैं राजनीतिक पटल पर देश के, प्रदेश के विकास के लिए। हम राजनीति लाश पे नहीं करते हैं, हम फोटो खिंचाने की राजनीति नहीं करते। बिल्कुल नहीं। ठीक है मिशन भाई, मेरे ख्याल से बहराइच, कन्नौज और अयोध्या में उसूलों की राजनीति का कोई मौका नहीं रहा होगा, इसलिए आप नहीं गए क्या? वहां मजलूम नहीं रहा होगा कोई, है ना, इसीलिए तो नहीं गए, क्योंकि आप तो उसूलों के लिए लड़ रहे हो पूरे देश में। ठीक ठीक हाँ, ठीक। कैमरा लेके नहीं गए अमिताभ जी, कैमरा लेके नहीं गए। अखिलेश यादव कहाँ गए बताइए, कहाँ गए? तीनों जगह में एक भी जगह गए नहीं जा पाते राष्ट्रीय अध्यक्ष, वहाँ डेलीगेशन भेजते हैं अपना, वहाँ हमारा डेलीगेशन बना है। इसी बात का हमारा डेलीगेशन मीसम जेदी एक पार्टी की पूरी हम बता दे रहे, रुक जाओ एक मिनट बाबू, एक मिनट, अब रुकना होगा। एक तथ्य याद रखिए, आगे भी कभी बहस हो तो गलत जगह मत खड़े होइएगा। अयोध्या में जो आपका वो पदाधिकारी रेप में बंद हुआ था, उस पीड़ित परिवार के घर ना प्रतिनिधि मंडल गया, ना अध्यक्ष गए, ना कोई गया। एक कन्नौज में नवाब सिंह यादव है जो रेप किया, उस बच्ची के घर ना पार्टी गई, जबकि बगल का मामला था कन्नौज और इटावा, कोई दूरी नहीं, ना अध्यक्ष जी गए ना कोई गया। आप कैसे करो प्रतिनिधि मंडल जाता है? बहराइच में रामगोपाल के घर ना आप गए ना प्रतिनिधि मंडल गया, कहां जाता प्रतिनिधि मंडल? यही तो मैंने पूछ लिया। संभल के लिए बना था प्रतिनिधि मंडल, ठीक बात है, बहराइच के लिए नहीं बना, रामगोपाल मिश्रा के लिए नहीं बना, अयोध्या की दलित बच्ची के लिए नहीं बना, कन्नौज की माइनर बच्ची के लिए नहीं बना। ये सवाल भी तो उठेंगे ना मित्र। ओपी सिंह जी, मसला ये कि जो बात सतीश जी कह रहे थे कि उस बच्ची को, उसके परिवार को, उस बच्ची के परिवार को वो मुआवजा नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, और सरकार ने, शासन ने, प्रशासन ने जो उस वक्त वादे किए हों, जो भी कमिटमेंट्स हुए हों, वो पूरे नहीं हुए। क्या ये स्थिति है? और अगर है तो फिर क्यों है? मैं उस तरह के प्रलाप में भी नहीं जाता कि जज ने ऐसा कैसे, जज के ऊपर हमारा जोर नहीं, ठीक, और अदालत के फैसले पर कोई पार्टी, उसका नाम बसपा हो, सपा हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, इससे क्या फर्क पड़ता, कोई सवाल नहीं उठा सकता। सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट का फैसला नहीं समझ में आ रहा सतीश जी को, हाई कोर्ट जाए, हाई कोर्ट का ना समझ में आए, सुप्रीम कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट का भी ना समझ में आए, इंटरनेशनल कोर्ट जाना, लेकिन वो बसपा, कांग्रेस, सपा, भाजपा नहीं तय कर सकते। भारत के प्रधानमंत्री को भी सजा अदालत ने सुनाई थी सतीश जी, है ना? अब इससे ऊपर क्या होगा? भारत के प्रधानमंत्री को भी सजा, राज भाई को याद होगा, जज का नाम था जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा। ये तो छोटे छोटे मामले, भारत के प्रधानमंत्री को ही बेदखल कर दिया था जज ने। यह है भारत की जुडिशरी। ओपी सिंह जी, मेरा सवाल आपसे वही, सरकार में होने के नाते क्या उस परिवार के साथ किए गए वादे पूरे नहीं हुए? जो बात राज भाई भी कह रहे हैं, सतीश जी भी कह रहे हैं, मीसम जैदी भी कह रहे हैं। अमिताभ जी,
इस हाथरस के जो जिस पर आपका डिबेट चल रहा है, इसके मूल पर आप आ जाए। और मूल यही था कि जो आपने सवाल अभी अभी राज शर्मा जी से पूछ दिया और एकदम उन्होंने उग्र रूप धारण कर लिया। वो सवाल आपका क्या था कि जब 3 अक्टूबर 2020 को राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा पीड़ित के घर गए थे और इन्होंने कुछ वादे किए थे, कुछ सब्जबाग दिखाए थे, कुछ उसको बहुत ज्यादा उनसे महत्वाकांक्षा थी, उसको जो इन्होंने पूरा नहीं किया या किया तो बताना चाहिए, राहुल गांधी को बताना चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और राज शर्मा को भी बताना चाहिए। सरकार में नहीं है, हम कैसे करें? ना मैं क्या कह रहा हूँ, मैं सरकार की जिम्मेदारी बता रहा हूँ, मैं सरकार की जिम्मेदारी बता रहा हूँ। इन्होंने क्या किया यही आपने पूछ करके बहुत बड़ी गलती कर दिया। क्या किया है मत पूछे। हाँ, सरकार की जिम्मेदारी है और वास्तव में सरकार ने उस पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद भी दी है, पक्का मकान दिया है। आज आपके जो राहुल गांधी गए हैं, चैनलों पर जो वीडियो आया है उसमें जाकर के देख लीजिए कि जब बाउंड्री वाल से राहुल गांधी अंदर प्रवेश कर रहे हैं तो एक तरफ उसका पक्का मकान है। और दूसरी बात, अगर हमने नहीं दिया, सरकार ने नहीं दिया, तो 4 साल में क्या समाजवादी पार्टी, क्या कांग्रेस, क्या बसपा, किसी को तो ये उठाना चाहिए था कि भाई आपने जो वादा किया तो पूरा नहीं किया। सुनो भाई, सुनो, शांत रहो, इसी यही कारण है, यही कारण है। दे दिया मकान, दे दिया तो कागज, यही कारण है, जिनको मकान मिला है। मैं दावा के साथ कहता हूं कि उसको आर्थिक मदद मिली है, उसको जो सरकार ने वादा किया है वो निश्चित रूप से पूरा किया गया है। ये राजनीतिक कर रहे हैं, ये राजनीति कर रहे हैं। इनको जो है केवल भाषण देना, जनता से कोई लेना देना नहीं है। अगर जनता के साथ लेना देना रहा होता तो आज कांग्रेस की दुर्गति ना होती, ये उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में परजीवी ना होते। आज ये अखिलेश को माइनस कर दीजिए तो 1 सीट नहीं पा सकते थे। क्या पा सकते लोग? लड़े तो नहीं, इसमें 1 सीट पाए थे, केवल माता जी पाई, उसकी पूरी हुई है। हाँ, इन्होंने उसके साथ वादा खिलाफी किया। अफ्ताब जी वही उसने याद दिलाया है कि जो भाई बहन ने हमसे वादा किया था उस वादे को पूरा नहीं किया। कि ये सरकार झूठ बोलती है, ये झूठ का पुलिंदा है, झूठ की गठरी है। आप मुझे चैलेंज कर रहा हूं, बोलो। राज शर्मा चिल्लाने से कुछ होने वाला नहीं है। उसने जो पत्र जारी किया है वो राहुल गांधी के वादा खिलाफी को लेकर के ही पत्र जारी किया है कि राहुल भैया, जब आपने 3 अक्टूबर 2024 को हमसे ये वादा करके गए थे, उस किसी भी वादे को आपने पूरा नहीं किया। पार्टी है सनातनों की, आपने लड़की पे डीजल डाला, आज सारी दुनिया को पता चला। आप जो कहते हैं सनातनी पार्टी तो है, आपका नेता किस धर्म की पार्टी का? क्या आप दलितों के दुश्मन हो? आज आपको पता चला कि आप ब्राह्मण के दुश्मन हो। आपसे ये गांधी परिवार किस धर्म का है यही बता दीजिए आप। गांधी परिवार किस धर्म का है बता दीजिए आप ही बता दीजिए। गांधी परिवार हम तो सनातनी है, सारे भारत बोलते सनातनी है, लेकिन ये नाबालिग किस धर्म का यही बता दीजिए आप, तो मैं जानूं आपको। नहीं लगता है ओपी भाई, सरकार ने क्यों नहीं दिया? आप इसका बात जवाब दो कि आपको आपने क्यों नहीं दिया? राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार से जो वादा किया था उसको पूरा नहीं किया, ये सवाल। अरे सरकार ने पूरा किया, सरकार जो है वादा खिलाफी नहीं करती। आत्मा मर गई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की। कहाँ दे दिया मकान? बताओ। दिया है, बिल्कुल दिया है, मकान दिया है। राज शर्मा, आपको राजनीतिक सियासी चश्मे से नहीं दिखाई पड़ेगा, मकान दिया है उसको। आप वीडियो निकलवा लो, आज का वीडियो निकलवा, देखो कि मकान है कि नहीं है। मकान वो मड़ई में है कि पक्के मकान में है? गरीब जनता को धोखा देते हो। वो तो धन्य है राहुल जी चले गए। अरे मैं कह रहा, गांधी ने दिया, प्रियंका वाड्रा ने दिया है। ये क्राइटेरिया है। आप किसी भी चीज को लंबा खींचते हो, लिंगर ऑन करते हो, और पब्लिक की आदत होती है, भूल जाती है। अब ये जिंदा हो गया। जनता ने आपको 3.5 दशक से उत्तर प्रदेश में बेदखल कर दिया। इसीलिए जनता ने उत्तर प्रदेश में 3.5 दशक से आपको खदेड़ दिया।
सारे बच्चे खा जाएगी और पुलिस सिपाही हाय खा जाएगी जिनको आप मरवाना चाहते हो, और उन लोगों की हाय खा जाएगी जिनको आप पढ़ने नहीं देना चाहते हो। आप शराब की दुकान खोलते हो, स्कूल में कांग्रेस ने जितने हिंदुओं को मरवाया है वही पाप खा रही है गांधी परिवार को। पार्टी का फिटे कश्मीर में जितने हिंदुओं को मरवाया है कांग्रेस ने और गांधी परिवार ने, वही हाय कांग्रेस को खा रही है। ओपी भाई बहुत छोटी पार्टी है। कश्मीर में आपने जितने हिंदुओं का जो है हत्या करवाया है, नरसंहार करवाया है, बलात्कार करवाया है, वही पाप गांधी परिवार को और कांग्रेस को खा रही है। अरे आप लोग से अच्छा जंगल का वो भेड़िया होता है जो अपनी भूख मिटाने के लिए करता है। आप तो पिशाच योनि की हो दोस्त। आपने क्या कर दिया हमें तो पता चला। वादा करके घर तक नहीं बना पा रहे हो। कितनी बड़ी बात कर रहे हो आप कांग्रेस के प्रवक्ता हो, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हो, कैसे प्रवक्ता बन गए? कैसे बन गए प्रवक्ता? राज शर्मा कैसे बन गए? आई एम मच You will give me certificate. How dare to give me a certificate? You doesn't know anything. You doesn't understand English language. आपके कांग्रेस पार्टी देश की सबसे बड़ी पापी पार्टी है राज शर्मा। इस देश की सबसे बड़ी पापी पार्टी है। इंग्लिश? डू यू अंडरस्टैंड इंग्लिश? नहीं, आप लोग अनपढ़ हो, इसलिए देश को बेच रहे हो। आपको बोलना नहीं आता, आपको समझता नहीं हो। आपके नेता आईएएस जो लिख देते हैं उनको नहीं समझते हैं और ऐसी साइन मारते हैं। आप ही के नेता कहते हैं ये। झूठ बोलते हो भाई ओपी भाई। मैं तो आपको समझदार समझता था, मगर आज पता राज भाई रुकना होगा। ओपी सिंह जी दोनों को रोकूंगा दोनों में तो रोकूंगा। राज भाई, अंग्रेजी जानना कोई भारत में ऐसी योग्यता नहीं रही अपरिहार्य। मैं नाम नहीं लेना चाहता, क्या बहुत बड़े बड़े पदों पर लोग बैठे वो अंग्रेजी नहीं जानते थे क्या? मैं नाम ले सकता हूं। मैं कह रहा हूं घर में कुत्तों को भी कहते कम है ना। बहुत सारे लोग बैठे वो अंग्रेजी नहीं जानते। ऐसे लोग बैठे जो हिंदी नहीं बोल पाते ठीक से। वो देश में मुख्यमंत्री रह लिए 2-4 बार बड़े बड़े राज्यों में, तब क्या करेंगे? हिंदी आती है ना उनको अंग्रेजी सिद्ध बोलने आती है। इसलिए भाषा का मसला नहीं, भाषा का मसला को आप लोग मानसिक रूप से दिवालिया हो, ये मेरा बात, और व्यवहारिक रूप से गुलाम हो। आप जवाब दो ना मुझे, बस 2 सीधी बात है। मैं पूछ रहा आपने मकान दिया, आपके किस धर्म के हैं? अरे भाई आप लोग लड़ना बंद करो। पूछ रहा हूं कि राहुल गांधी का धर्म क्या है और जाति क्या है? मैं एक सवाल इनसे पूछता हूं। मैं तो हिंदू हूं। अरे भाई वो पूछ रहे राहुल गांधी का धर्म क्या है और जाति क्या है? आप कौन से सिंह हो? एक बात बताओ, आपने ओपी सिंह अपनी जात बताओ। वो पूछ रहे आप कौन से सिंह हो, फिर वो राहुल गांधी की बताएंगे। पहले आप बताओ। और धर्म बता दे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के होते ही लो। अब बोलो, मैं तो बोल रहा हूं। फिरोज गांधी बताओ भाई, नेहरू जी से क्या मतलब है? फिरोज गांधी से मतलब होगा कि नेहरू जी से होगा? राहुल गांधी का जात क्या है, धर्म क्या है? एक मेरी बात सुनो। राहुल गांधी का जाति और धर्म क्या है? बोलो ओपी भाई। ए राज शर्मा आवाज मत करना। पूरे कांग्रेस को चुनौती है राज शर्मा, आपको नहीं, पूरे कांग्रेस पार्टी को चुनौती है कि यदि वो बता दें कि राहुल गांधी किस जाति के हैं और किस धर्म के करोगे तो किस तरीके में उतराऊंगा? पूरे कांग्रेस पार्टी को चुनौती है कि वो बता दें इनकी जाति क्या है और इनका धर्म क्या है। I am not your servant. Better qualified than you. To speak. धर्म क्या है राहुल गांधी का? नहीं ठीक, मैं दोनों में रोकूंगा। अब उत्तेजना चरम पर जा रही, अब इसको रोकना होगा। आपस में टकराव नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है व्यक्तिगत स्तर पर, चूंकि राहुल जी मायावती और अखिलेश यादव से भी ज्यादा जाति प्रेमी हो गए हैं इन दिनों। काशीराम, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह, मायावती, इनसे भी ज्यादा जात के मसले पर आगे निकल गए राहुल गांधी। क्योंकि ये लोग दिन में एक बार बोलते होंगे जात, वो दिन में कई बार बोलते राहुल जी कि जात 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 गिनवाओ, जात गिनवाओ, जात होगा, जात कितने मंत्री जात के हैं, कितने अधिकारी, सब। तो वैसे में फिर राहुल गांधी को जात पर स्पष्टता रखनी होगी क्या? क्योंकि जब आप दुनिया की जात गिनोगे तो कोई आपकी भी जात पूछेगा नहीं, धर्म भी पूछेगा और जात भी पूछेगा।
और भारत की जो लोक व्यवस्था है उसी के अधीन चलेगा? नहीं। अखिलेश यादव के नाना कौन थे ये कभी चर्चा में आया? नहीं ना, नहीं ना। मायावती की नाना कौन है कभी चर्चा में आई बात? नहीं ना। क्यों आएगी? नहीं आएगी ना। दो ही बातें आती, प्रभुदयाल की बिटियां हैं और कांशीराम की शिष्या हैं, यही ना। अखिलेश यादव मुलायम सिंह जी के बेटे हैं, यही ना। तो राहुल गांधी को भी एक तो स्टैंड क्लियर करना होगा। जब आप दुनिया भर की जात गिनोगे, बिना जात के आप चलने नहीं दोगे, कह रहे ना संसद चलेगी ना देश चलेगा, जात की गिनती लाओ, तो उसमें जो बात उन्होंने पूछी वो किसी को गलत बात नहीं। एक बार सबके मुंह पे मार दो कि भाई ये जात है, ये धर्म है, बात खत्म। लेकिन भारत की लोक व्यवस्था के अधीन फिरोज गांधी डिलीट नहीं हो सकते। और फिरोज गांधी पारसी थे, ये भी सच है, इसमें तो कोई इनकार नहीं कर सकता। फिरोज डिलीट नहीं हो सकते और फिरोज गांधी पारसी थे। कुछ लोग तो ये कहते हैं गांधी टाइटल भी नहीं था उनका, गांधी था, उसको बाद में गांधी जी के साथ उसकी रिदम मिलाने के लिए गांधी टाइटल कर दिया गया, लेकिन वो पारसी थे, ये सच है, ये प्रामाणिक है। उनके जो वो बनी है कब्र, वो भी उसी धर्म के हिसाब से बनी है। तो इसलिए मैं कहता हूं इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं। मान लो राहुल गांधी कहते मैं पारसी हूं, तो भी क्या बुरा है? पारसी होना बुरा है क्या राज भाई? नहीं ना। पारसी बोलो तो दम से बोलो ना कि मैं पारसी हूं, पूछ पाड़ लो हरियाणा की भाषा में, कोई क्या कर ले सकता है, पारसी भी ठीक है। लेकिन पारसी भी, कश्मीर भी, दत्तात्रेय भी, कान्यकुब्ज भी सब एक साथ तो नहीं हो सकता कोई आदमी। इस व्यवस्था का भी एक विज्ञान है समाज में। मायावती जी कई जातियों में को एक साथ अपने साथ नहीं जोड़ सकती ना। जाटा है तो जाटा भी बताएंगी, सतीश जी गलत तो नहीं जा रहा। जात में तो मिलावट हो ही नहीं सकती, घालमेल हो ही नहीं सकता, कोई कर ही नहीं सकता ना। कितना भी विद्वान हो जाए और कितना भी गरीब रहे, कोई फर्क नहीं। धर्म बदल सकता है, जात नहीं। धर्म बदल सकता है, जात नहीं। तो जात का पूछ के कोई बहुत गुनाह नहीं किया, जात स्पष्ट करिए, आपके लिए बेहतर है। और दूसरी बात मैं हाथरस के लिए कहूंगा, ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण क्षण जहां भी आए, वो दलित हो, सवर्ण हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, मेरी इसमें रुचि नहीं, मुझे चुनाव नहीं लड़ना। क्या कि दलित हो तो ज्यादा तेजी से चिल्लाऊं और सवर्ण हो तो कहूं ठीक है बलात्कार हो गया, अच्छा हुआ, ये मैं मूर्खता नहीं करता। क्या मेरे लिए सब एक है, जो भारत मां की संतान है उसकी पीड़ा एक समान मेरे लिए। शासन को वहां खड़ा रहना चाहिए, सत्ता को वहां खड़ा रहना चाहिए, सत्ता किसी की हो, भाजपा की हो चाहे सपा की हो, ये सत्ता का दायित्व है। पीड़ित पक्ष को न्याय मिलना चाहिए। लेकिन यह भी उतना ही बड़ा सच है कि अदालतों की हम तब तक मानेंगे सतीश बाबू जब तक हमारे मन माफिक फैसले आएंगे, अदालतों के फैसले हमारे मन के खिलाफ आएंगे तो हम अदालत की भी ईंट से ईंट बजाने को उतर आएंगे टीवी चैनल पर। यह भाव भी बहुत घृणित है और खासतौर पर उन लोगों के लिए घृणित है जो दिन में 3 दफे संविधान की बात करते हैं। क्या बहन जी भी जब ANI पे बाइट देने आती हैं, वो लिखा हुआ पढ़ते हैं तो वो संविधान 2-3 बार तो बोलती हैं, बाबा साहब और संविधान 2-3 बार तो बोलती हैं, मैंडेटरी है क्या। और राहुल गांधी तो किताब ही लिए संविधान के हाथ में। अदालतों के फैसलों पर आप ऐसी टिप्पणी करेंगे? अदालतों के फैसलों के खिलाफ अपील होती है, अदालतों की लानत मलानत नहीं होती। अपील और लानत मलानत में अंतर समझिए और सीखिए, उस मर्यादा का पालन करिए। मैंने देखा शाहबानों के केस पर जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तो इस देश की एक पार्टी ने और एक वर्ग ने क्या स्थिति पैदा कर दी थी सुप्रीम कोर्ट की जजेस के लिए, मैं दोहराना नहीं चाहता। वो लोग संविधान लिए घूम रहे, सुप्रीम कोर्ट के जजों के पुतले जलाए गए थे, पुतले।
अब संविधान लिए हैं, बोले संविधान देखो, लाल किताब, टोटकों की भी एक लाल किताब आती है, भाग्य सुधारने और बिगाड़ने वाली। मूल प्रश्न, कांग्रेस अगर उत्तर प्रदेश में दलित, मुसलमान और ब्राह्मण इस त्रिकोण को फिर से साधेगी तो इसके दो दुर्घटनाएं होंगी। पहली, बसपा और ज़्यादा कुपोषण का शिकार हो जाएगी, अब 7% पर आ गई 9 से, फिर घटते घटते बिल्कुल अस्ताचलगामी हो जाएगी। और समाजवादी पार्टी के लिए भी संकट गहराएगा। अगर उत्तर प्रदेश के मुसलमान को कांग्रेस में संभावना दिखने लगी, संभल में मुझे लगता है गांधी परिवार ने जो प्रयोग किया है वो इसी मंतव्य से किया है कि मुसलमानों को लगे कि अखिलेश यादव से ज़्यादा एक्टिव हम हैं, आपके लिए खैरख्वाह हम हैं और हमारा तेवर आपने देख ही लिया। हम गाजीपुर में 2 घंटे डटे रहे, अखिलेश जी तो निकले नहीं। मीसम जो कह रहे हैं वो थ्योरेटिकल बातें हैं कि हम जमीन पर लड़ते हैं, आदि करते हैं, अंत करते हैं, सबसे कुछ नहीं होता। राजनीति मैसेजेस का खेल है, संदेशों का खेल है, मैसेजिंग का खेल है, नैरेटिव का खेल है। इंदिरा गांधी बेलछी गई थी, मैंने उदाहरण शुरुआत में कहा था, तब भी ऐसे लोग थे जो मीसम की तरीके से कह रहे थे कि नहीं हम तो जमीन पे रहते हैं, हमें जाने की जरूरत नहीं, आदि आदि। लेकिन गई तो पलट गई राजनीति। मैसेजिंग महत्वपूर्ण है। उस मैसेजिंग में समाजवादी पार्टी पीछे छूट गई, इस बात को सपा को स्वीकार करना चाहिए। अच्छा, स्वीकार ना भी करो तो कम से कम अपनी रणनीति में तो कोर्स करेक्शन दिखे। 27 की लड़ाई कांग्रेस, और इसमें तेजी इसलिए आई है, मुझे लगता है, टाइमिंग की बात मैंने शुरुआत में भी कही थी कि चूंकि विद इन द इंडिया अलायंस, राज भाई, गांधी परिवार की अथॉरिटी चैलेंज हो रही है और उसमें सबसे ज्यादा जो तीखी बात है वो लालू जी की है। क्या होता ना कि लालू जी से उम्मीद नहीं थी आपको, वो आपके परिवार के गुरु वशिष्ठ जैसे थे, उनने भी कह दिया कि नहीं अब इनको हटाओ, ममता को बनाओ। ये उसका भी काउंटर हो सकता है कि आप लोग हमको कमतर आंक रहे हो, चलो अब हम हिंदुस्तान की सियासी तौर पर जो संवेदनशील घटनाएं हैं उनमें सीधे रोड साइड एंट्री लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। राहुल गांधी ने ये तो इतना तो मुझे लग रहा है जरूर उनके जहन में होगा जब वो हाथरस जाने का फैसला आज कर रहे होंगे कि एक बार जमीन पर उतर कर देखो अब कांग्रेस कितनी आगे जाएगी। जो बात ओपी सिंह ने कही वो भी वजनदार बात है। राहुल गांधी जहां वादा कर आए उस वादे को पूरा करने के लिए तो कांग्रेस को अपना पसीना बहा देना चाहिए था उस गांव में। नहीं, कांग्रेसी कोई गए ही नहीं दोबारा, फिर राहुल गांधी को जाना पड़ा। 10-50 लाख रुपया लगा व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद कर देते कांग्रेसी, नहीं। लेकिन आप लोग भी बोले राहुल गांधी बोल के आए, राहुल गांधी जाने। नेता के कहे को जमीन पर उतारने के लिए संगठन चाहिए, उस संगठन नहीं होगा राज भाई तो नेता बिजली पैदा कर भी देगा तो वो बिजली काम नहीं आएगी, ये ध्यान रखना। धन्यवाद।